नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और वो टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अनाउंस किए हुए 1 साल हो चुका है। 1 साल होने के कारण ने हमारे आने वाले देश का जो भविष्य होगा, उस भविष्य पर शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या प्रभाव हो सकता है, उसको बहुत ही डिटेल से इन्होंने बताया है। उन्हीं बातों में से महत्वपूर्ण 10 बातों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। साथ साथ मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पूरा जो है सो समरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से आप इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। एक बार इस वीडियो को देख लेने के बाद सारी एजुकेशन पॉलिसी आपके समझ में बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप यहां पर देख रहे हैं, 2020 की मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम फ्लैशबैक जाते हैं, पीछे जाते हैं। सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वह 1968 में आई थी और दौलत सिंह कोठारी कमीशन था। उस कमीशन के द्वारा जो काफी विवेचना के बाद जो है सो 1968 में एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया था। फिर जब 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी, तो जो पूर्व से चली आ रही एजुकेशन पॉलिसी थी उसको बदलने का विचार किया गया। और फिर जो है सो यह सरकार बहुत समय तक नहीं रही। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तब 1986 में पुनः न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया और फिर 1992 में जो है सो एक आंशिक परिवर्तन किया गया। तो इस को एक नए एजुकेशन पॉलिसी के रूप में नहीं, ठीक 34 साल बाद फिर जो है सो 29 जुलाई 2020 को के कस्तूरी रंगम, जो इसरो के अध्यक्ष थे, उनके देखरेख में बहुत सारे लोगों से राय मशवरा लेने के बाद लगभग 2 लाख से अधिक लोगों से राय मशवरा लिया गया। छात्र से राय लिया गया, शिक्षक से राय लिया गया, जनप्रतिनिधि से लिया गया तथा शिक्षा से जुड़े हुए प्रत्येक वैसे लोग जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं, शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन सारे लोगों से राय ली गई। और राय लेने के बाद 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी और यह जो है सो एक नए एजुकेशन पॉलिसी का आगाज था। और ठीक 1 साल बाद 29 जुलाई 2021 के दिन, अर्थात कल के दिन, नरेंद्र मोदी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े बदलाव में से एक बदलाव है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020। 10+2 का जो सिस्टम था उस सिस्टम को हटा दिया गया और नया सिस्टम लाया गया 5+3+3+4। ये 5+3+3+4 सिस्टम क्या है, इस सिस्टम को हम जानते हैं। पूरे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही गौर से देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी बातें समझ में आएगी कि सबसे प्राइमरी स्टेज से लेकर के हायर स्टेज को, पूरे सिस्टम को यहां पर मैंने बांटा है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फाउंडेशन स्टेज की। फाउंडेशन स्टेज को क्लास नर्सरी, LKG, UKG, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, ये 5 साल का समय होता है। आप देख सकते हैं यहां मैंने लिखा है। तो नर्सरी, LKG, UKG का कॉन्सेप्ट नया है। नरेंद्र मोदी ने कल भाषण में कहा है, आज पूरे सभी पेपर में यह था कि प्रत्येक गांव में भी अब प्ले स्कूल खोले जाएंगे। तो ये नर्सरी स्कूल और LKG, UKG और स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 में इस तरह से शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चे को वहां स्कूल का माहौल बिल्कुल, मतलब खेल खेल में सीखने की बात हो गई। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है प्ले स्कूल की स्थापना होगी और जो शिक्षा होगी, जो एजुकेशन होगी, वह प्ले खेल के रूप में होगी और एक्टिविटी के रूप में होगी, मतलब क्रियाकलाप के रूप में ही वह बच्चा सीखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मदर टंग में ही वह सीखेगा, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं हिंदी माहौल में रहते हैं और वह इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश का बुक यदि पढ़ते हैं, इंग्लिश में सारी बातें उनको बताई जाती है, तो अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए एक बहुत बड़ी बेहतरीन बातें इसमें कही गई है, मदर टंग में शिक्षा देना। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। ये जो नर्सरी से लेकर के स्टैंडर्ड 2 तक का क्लास होगा, उसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। और बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम पाठ्यक्रम के अलावा भी बहुत सारे क्रियाकलाप कराए जाएंगे, जिससे कि बच्चा का मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो। तो ये हो गया फाउंडेशन इसकी।
अब हम बात करते हैं प्रिपरेटरी एज की। यह 3 साल का होगा, इसमें क्लास 3, 4 और 5 तक के बच्चे होंगे। इसमें एक्टिविटी प्लस स्टडी, एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप के साथ जो है सो विद्यार्थी सीखेगा, पढ़ेगा और मदर टंग में ही शिक्षा होगी। और एग्जाम विद सेमेस्टर, एग्जाम इसमें स्टार्ट हो जाएगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। इसमें साइंस, मैथ, एसएसटी वगैरह की पढ़ाई की जाएगी, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई जाएगी। फिर ये 3 इयर्स का अगला 3 इयर्स है वो मिडिल स्टेज है। मिडिल स्टेज में क्लास 6, 7 और 8 को रखा गया है। इसमें जो है सो जो मदर टंग प्लस इंडियन लैंग्वेज, मदर टंग के साथ साथ इंडियन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को भी पढ़ाया जाएगा। फिर वोकेशनल, देखिए यहां से ही सबसे बड़ा जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बात कही गई है वो वोकेशनल, मतलब अभी से ही क्लास 6 से ही उसके अंदर जो है सो वोकेशनल, मतलब कुछ उसमें स्किल्स डेवलप की बात हो गई है। स्किल, चूंकि हमने देखा है कि चीन की, यदि हम चीन की स्थिति देखते हैं या दुनिया जापान की स्थिति देखते हैं, बहुत सारा ऐसे देश जो बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं, उसके बच्चे को शुरू से ही जो है सो ये वोकेशनल कोर्स के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि बच्चे शुरू से ही एक लक्ष्य निर्धारित कर ले। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि बाद में बच्चे सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ होड़ लगाते हैं, चूंकि उसके पास कोई और स्किल होता नहीं है। तो सरकार ने बहुत बेहतरीन व्यवस्था की है कि क्लास 6 से ही उसमें वोकेशनल स्टडी पर बात की गई है। फिर यहां पर है स्टडी प्लस थिंकिंग, देख रहे हैं यहां पर जो है सो सिर्फ मतलब प्ले एक्टिविटी के साथ, यहां पर एक्टिविटी के साथ स्टडी है, और यहां पर स्टडी और थिंकिंग, उसमें थिंकिंग पावर डेवलप करने की बात की गई है। प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा स्टडी की बात की है, लर्निंग की बात की गई है। और इसी समय कंप्यूटर कोडिंग बहुत एक नया चीज है और दुनिया के देश ने बहुत तरक्की कर रहा है इस की वजह से, तो क्लास 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग की व्यवस्था की गई। और फिर यहां पर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी स्टेज की। यह बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है और बहुत ही इसमें क्लास 9 से लेकर के 12 तक, पहले यहीं पर था 10+2 की बात थी, मतलब 10 तक की ही बात थी, और 10 के बाद जो है 11, 12 अलग था, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। 11 से लेकर 12 तक सेकेंडरी स्टेज कर दिया गया है। और इसमें इसी में जो है सो नो स्ट्रीम, यहां पर जो है सो 9th में से ही जो है सो बच्चे जिस फैकल्टी की ओर जाना चाहता है, यदि उसकी रुचि इंजीनियरिंग की तरफ है, मेडिकल की तरफ है, या जिस की तरफ है, उसके अकॉर्डिंग वह सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है नो स्ट्रीम, कहने का मतलब यहां पर अब साइंस, आर्ट, कॉमर्स वगैरह का जो सिस्टम था, स्ट्रीम था, वो खत्म कर दिया गया है। लेकिन निश्चित रूप से एक चेन सिस्टम होगा, जैसे कि मान ले कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा तो उसको किसी खास प्रकार के सब्जेक्ट का चेन जरूर लेना होगा। यदि मेडिकल के क्षेत्र में जाना होगा तो इसकी चर्चा अभी बहुत डिटेल से नहीं की गई, चूंकि इंप्लीमेंट तो अभी हुआ नहीं है। फिर जैसे मैंने पहले ही बताया कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, 6 मंथ के बाद एग्जाम होगा। और इसमें जो है सो पहले क्या होता था कि लोग को एग्जाम एक बार ही एग्जाम होना है, तो लोग एग्जाम से पहले कुछ पढ़ लिए, कुछ याद कर लिए, क्वेश्चन बैंक देख लिए और पास कर गए। ऐसी बात नहीं है, प्रत्येक 6 मंथ पर सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा और वह एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद फिर अगले एग्जाम को देना होगा। फिर है क्रिटिकल एंड इनोवेटिव थिंकिंग, बच्चे के अंतर्गत जो है सो समालोचनात्मक और इनोवेटिव, बिल्कुल नवीन थिंकिंग, अभी जो वर्तमान में क्या चल रहा है, देश में दुनिया में क्या चल रहा है, उस बच्चे के अंदर यह थिंकिंग को डेवलप करना है। प्लस सेटअप गोल, अभी से ही बच्चे के अंदर यह गोल डेवलप करना है कि आखिर तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बनना क्या है। जो बच्चा यह सेटअप कर लेता है, गोल सेटअप कर लेता है, तो निश्चित रूप से उसे एक रास्ता मिल जाता है और उस रास्ते की ओर वो बढ़ता जाता है और वह एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है कि सेकेंडरी स्टेज में जो है सो ये गोल सेटअप की बात की गई है। और फिर है यहाँ पर मैंने लिखा है एनालिटिकल एबिलिटी, बच्चे के अंदर जो है सो विश्लेषणात्मक गुण एबिलिटी डेवलप होता है। किसी भी चीज की, किसी भी विषय वस्तु के अंतर्गत जो है सो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल विश्लेषण के द्वारा, ताकि सिर्फ और सिर्फ रट्टा रटाई बात नहीं। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उससे यदि प्रश्न किया जाता है तो थ्रोट इंग्लिश में जवाब देते हैं, लेकिन यदि कहा जाता है कि हमको समझाओ ये क्या चीज है, तो वह नहीं कर पाते हैं। इसी चीज को दूर करने के लिए जो है सो बिल्कुल रीजनल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में पढ़ाने की बात की गई है। इसमें भी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाई जाने की बात कही गई है। फिर इसके बाद जो है सो मैंने बात यहाँ पर क्या है ग्रेजुएशन स्टेज की। ग्रेजुएशन स्टेज जो बीए था, तो अब तो
बीए, बीएससी और बीकॉम वाली बात रही नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सेकेंडरी स्टेज में ही यदि कोई बच्चा यदि फिजिक्स लिया हुआ है, केमिस्ट्री लिया हुआ है, और यदि वो चाहता है कि हम हिस्ट्री भी पढ़े तो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, यदि वो चाहता है कि हम अकाउंट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़े तो वो पढ़ सकता है। तो ये जो स्ट्रीम का जो बैरिकेटेड था वो बैरिकेडेशन खत्म हो चुका है, तो ये एक बहुत बेहतरीन बात है। तो उसी तरह से इसमें भी बीए, बीएससी, बीकॉम वाली बात नहीं है, सीधे बीए है। और इसमें भी एक बहुत बेहतरीन चीज की गई है, यदि 1 साल कर लेते हैं आप तो 1 साल करने के लिए आपको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाता है। 2 साल यदि आप कर लेते हैं तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है। 3 साल कर लेते हैं तो डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाता है, और 4 साल करते हैं तो रिसर्च का डिग्री सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। किसी भी कंपटीशन को में यदि आपको जाना है, ग्रेजुएशन लेवल का यदि कंपटीशन है, तो आपको ये डिग्री लेवल का जो जैसे पहले था उसको यदि आप कर लेते हैं तो आप कोई भी कंपटीशन को आप भर सकते हैं। और रिसर्च लेवल का यदि आप कर लेते हैं 4 साल का, तो रिसर्च लेवल का, तो ये भी एक नया बदलाव है। इसमें यह है कि कोई यदि पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिए रहते थे तो ऐसी स्थिति में जो है सो उनका पार्ट 1 पार्ट 2 के द्वारा जो है सो कोई वैकेंसी नहीं भर पाते थे, लेकिन अब जो है सो बहुत सारे वैकेंसी हो सकते हैं। इसमें लिखा रह सकता है कि सर्टिफिकेट कोर्स उसकी एलिजिबिलिटी में, डिप्लोमा कोर्स एलिजिबिलिटी में रह सकता है, तो कोई चीज जो है सो बेकार नहीं जाएगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर है पोस्ट ग्रेजुएट, और इसके बाद एक बैंक सिस्टम है, आगे मैं बात करने वाला हूं, तो उसको भी गौर से आप देखेंगे। फिर यहाँ पर है पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज। पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज जिससे कि बीए के बाद एमए में जाते हैं, तो जो व्यक्ति 4 साल का रिसर्च कोर्स कर चुके हैं वो मात्र 1 साल करने के साथ ही वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज में आ सकते हैं। और यदि जो 3 साल तक ही डिग्री कोर्स की है तो उनको 2 साल में वो मास्टर डिग्री लेंगे। एक और बहुत बड़ा बदलाव किया गया कि एमफिल जो था, मास्टर ऑफ फिलोसफी, उसको खत्म कर दी गई है, उसका कोई औचित्य था नहीं, तो उसके जगह पर पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की को मान्यता दी गई है। किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए नेट के साथ पीएचडी को नेसेसरी कर दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव थे, ये महत्वपूर्ण बातें थी। पूरे प्राइमरी स्टेज से लेकर करके हायर स्टेज तक मैंने बात किया। इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। अब इसके बाद जो है सो नरेंद्र मोदी ने जो 10 महत्वपूर्ण बातें कही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, चलिए मैं उसको देखने वाला हूं। अगले स्लाइड में हम उसको देखते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और यहां पर मैंने लिखा है कि 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। बहुत ही गौर से देखिएगा, पूरे एजुकेशन पॉलिसी का समझिए तो सबसे मेन चीज ये है, प्रत्येक पॉइंट को गौर से देखिएगा। प्रधानमंत्री ने कल इन 10 बातों पर बहुत ही डिटेल से बताया था, तो उसकी समराइज मैं यहाँ पे किया हूँ, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला मैंने लिखा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये बहुत ही बेहतरीन चीज है और यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वरदान है। कह रहा है कि पाठ्यक्रम बदल सकते हैं जब इच्छा है। यदि आप जो विषय आप चूज किए हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं कुछ समय पढ़ने के बाद कि नहीं आप 6 महीना पढ़े और आप साल भर पढ़े, एक सेमेस्टर दी और आपको लगता है कि नहीं अब ये इससे अच्छा है कि दूसरा फैकल्टी में हम जाए, दूसरा सब्जेक्ट को चूज करें, तो 6 महीना का जो आपने जो पढ़ाई किया था वह आपका जो है सो ये जो बैंक क्रेडिट बैंक है उसमें आपका जमा हो जाएगा और इसका भी कुछ ना कुछ जो है सो बेनिफिट आपको आगे मिल सकता है। मतलब ये 6 महीना का पढ़ाई भी आपका बेकार नहीं हुआ। तो जब चाहे तो आप पाठ्यक्रम बदल सकते हैं और जो पिछला पाठ्यक्रम का कुछ ना कुछ जो है सो आपका, जैसे कि बैंक में पैसा जमा करते हैं तो कुछ भी जमा करते हैं, कभी भी जमा किए तो वह आपके बैंक में आपके अकाउंट में रहता है। तो यह जो है सो पाठ्यक्रम बदलने के बाद भी जो पिछला पाठ्यक्रम की बात जो आपका क्रेडिट है वो आपका स्कोर रहेगा, जो भी पढ़ाई की है उसका क्रेडिट स्कोर उसके खाते में रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो चाहे आप पढ़ सकते हैं, जो आपकी रुचि है। आपको यदि कुछ समय के बाद रुचि बदल गई तो आप दूसरा चीज भी पढ़ सकते हैं। फिर है यहाँ पर है 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये 360 हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड क्या है कि पहले क्या होता था कि जो शिक्षक जो है सो विद्यार्थी से परीक्षा लेते थे और विद्यार्थी के परीक्षा को उसके सब्जेक्ट का जो मार्क्स होता था सिर्फ वो वहां पर दिया जाता था। लेकिन ये 360 होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का में क्या है कि जो नंबर जो है वह शिक्षक भी देंगे, विद्यार्थी के दोस्त भी देंगे। तो जब बच्चा का विद्यार्थी का दोस्त भी नंबर मिलने वाली बात होगी तो निश्चित रूप से विद्यार्थी अपने दोस्तों से एक अच्छा दोस्ताना माहौल बनाएगा जो कि उसका बिहेवियर में ऐड होगा और आगे जाकर के एक अच्छा
व्यक्ति बन सकता है वो आदमी, तो टीचर मार्क्स देंगे, फ्रेंड मार्क्स देंगे, और व्यक्ति खुद भी मार्क्स अपना दे सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा आता है कि व्यक्ति को खुद डिसीजन लेना पड़ता है, तो व्यक्ति खुद अपने आप का अंकन करेगा। क्योंकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका मूल्यांकन बेहतर ढंग से नहीं कर सकता जितना मूल्यांकन आप खुद कर सकते हैं। तो वह व्यक्ति खुद भी अपना मूल्यांकन करेगा। और फिर यहाँ पर है कि जो मूल्यांकन में जो मार्क्स दिए जाएंगे वह न सिर्फ सब्जेक्ट के मार्क्स तो रहेंगे ही, अदर स्किल के भी मार्क्स रहेंगे, और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो सकारात्मक पहलू है उस व्यक्ति का, उसका भी मार्क्स जो है उसमें ऐड हो सकता है। तो एक बहुत बेहतरीन रिपोर्ट कार्ड जो यहाँ पर है 360 होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, तो यह भी एक बहुत बेहतरीन चीज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं MHRD का नाम जो है तो क्या कर दिया गया है। ये मतलब यदि मुझसे राय पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा मतलब अच्छा काम नहीं हुआ। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के जगह पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया। तो चूंकि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ही है कि आदमी को एक संसाधन बनाना, एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन चलिए इसको भी बदल दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया गया है इसके नाम को। और फिर यहाँ पर है माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा, जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, इशारा से जो गूंगे बहरे होते हैं, तो उनका जो एक भाषा है उस भाषा को भी माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई की जाने की बात है कि माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा को भी शामिल किया गया है। बच्चे उसको भी ले सकते हैं, उसको भी सीख सकते हैं और आगे उसमें भी कैरियर हो सकता है। फिर यहाँ पर है इंजीनियरिंग, यह भी बहुत बड़ा बदलाव है कि इंजीनियरिंग का जो करिकुलम है, उसका जो पाठ्यक्रम है, उसमें उसके पाठ्यक्रम को 11 भाषा में अनुवाद किया गया है। मतलब उद्देश्य है यही है कि बच्चा बिल्कुल अपनी भाषा में समझ सके और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और जब बच्चा के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वह बेहतरीन कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो पहला शोध पत्र जो दिया था वह वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज था उसी में प्रकाशित किया था। तो निश्चित रूप से ये जो तैयार किया गया है के कस्तूरी रंगम की अध्यक्षता में, तो बहुत ही रिसर्च के बाद तैयार किया गया, तो बहुत ही बेहतरीन। इसमें तो 100 में 100 नंबर देने लायक एजुकेशन पॉलिसी है। लेकिन सिर्फ जरूरत यही है कि यह हूबहू लागू हो, तब तो नियम तो बन जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। फिर कहता है इसमें अभी वर्तमान में 8 स्टेट के 14 कॉलेज ऐसे हैं जो कि 5 रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। फिर यहाँ पर दिया गया है विद्या प्रवेश प्रोजेक्ट। ये विद्या प्रवेश प्रोजेक्ट क्या है? बच्चों में समस्या क्या होती है कि बच्चा स्कूल तक तो आते हैं लेकिन वो टिकते नहीं है, छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। तो ये विद्या प्रवेश प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है सो बच्चों को खेल खेल में शिक्षा, इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रत्येक गांव में गेम प्ले स्कूल खोला जाएगा। तो ये विद्या प्रवेश प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है सो प्ले स्कूल खोला जाएगा और बच्चे को खेलने की सारी इक्विपमेंट की व्यवस्था की जाएगी। तो यह विद्या प्रवेश प्रोजेक्ट भी एक नया तरह का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात है। फिर है निष्ठा भी एक ट्रेनिंग ऐप है जिसमें कि देखिए मैंने लिखा है निष्ठा 2.2 आधुनिक जरूरत के हिसाब से शिक्षकों को ट्रेनिंग। शिक्षक को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए क्योंकि समय जो बदल रहा है, देश दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टीचर में भी को अप टू डेट रहना होगा और ताकि विद्यार्थी को अप टू डेट करवा सके। तो यह निष्ठा जो है सो भी एक बहुत बेहतरीन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कार्यक्रम है, तो ये निष्ठा हो गया। फिर यहाँ पर लिमिट फी स्ट्रक्चर। अभी क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे से अनाप शनाप फी वसूला जाता है, मतलब प्राइमरी सेक्शन के बच्चों का फी लाखों में होता है, बड़ा आश्चर्य की बात है। तो इस पर सरकार का लगाम होगा और लिमिट फी स्ट्रक्चर होगा, सरकार इस पर लगाम कसेगी। फिर है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो गोल। अब देखिए ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो गोल क्या है? ग्रॉस मतलब बच्चा जो मतलब स्कूल में टिकता नहीं है, ये सबसे पहले तो बच्चा स्कूल तक आता नहीं है, यदि आता है तो टिकता नहीं है। तो इसी को ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो गोल को जो है सो 2030 तक मतलब 100% पा लेने के, अभी लगभग 2 करोड़ से भी अधिक बच्चे जो है सो स्कूल से बाहर हैं, सारे बच्चों को स्कूल से जोड़ना है। तो यह ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो गोल जो है सो इसको प्राप्त करना है। यह भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एक विशेषता है। और सबसे अंत में मैंने लिखा है कि इस पर जो खर्च 1.6% खर्च कर रही थी जीडीपी की, अब जो है सो 6% खर्च करेगी। तो ये बहुत बड़ा रकम है जो कि
देश के एजुकेशन पे खर्च होने वाला है। तो निश्चित रूप से इस तरह से यदि देखा जाए तो यह बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी है, देश का निश्चित रूप से भाग्य को बदलने वाला है। नरेंद्र मोदी एक बहुत अनुभवी प्रधानमंत्री हैं, उनके देखरेख में ये सारी चीज़ हुई है, बदलाव हुई है। तो निश्चित रूप से ये एक कह सकते हैं कि ऐतिहासिक कदम होगा। तो ये पूरे एजुकेशन पॉलिसी को यदि एक लाइन में कहा जाए, एक शब्द में कहा जाए कि क्या उद्देश्य है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ग्लोबल सिटीजन, क्योंकि ये दौर ग्लोबलाइजेशन का है, पूरा दुनिया जो है सो एक गांव बन चुकी है, तो पूरे दुनिया गांव बन चुकी है, तो यहाँ के लोग भी जो है सो इतना अप टू डेट हो कि वह पूरे दुनिया में कहीं पर भी रह सके और उसकी बातों को समझ सके, देख सके। तो ग्लोबल सिटीजन बनाना ही उद्देश्य है इस एजुकेशन पॉलिसी का। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को समाप्त करता हूं। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।